जैसे अदर कोचिंग में डाउट सॉल्व करने की कोई फैसिलिटी नहीं दी, बट सर का ऐसा था कि आपके जितने भी डाउट्स हैं एक साथ कलेक्ट करो, 15-20 जैसे हो जाएं, मैं पर्सनली तुमको बताऊंगा, और सर ने वो टाइम भी दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो एग्जाम लगी थी उसमें 12वीं रैंक प्राप्त करने वाली अनामिका प्रजापति से। अनामिका प्रजापति की जो ये स्टोरी है जो आज आपके सामने आएगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन सभी खासकर जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक मिसाल बनेगी। क्योंकि केवल अनामिका ने ही ये एग्जाम नहीं दी है, उसके परिवार ने भी ये एग्जाम दिया है, मतलब उनके साथ लगे रहे, परिवार वालों का बहुत गजब का सपोर्ट रहा। यही कारण रहा है कि अनामिका ने बड़ी आसानी से ये एग्जाम क्रैक कर लिया कि सभी को अनामिका जैसा परिवार मिले जो हमेशा अनामिका को मोटिवेट करता रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करता रहा है। आपको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, वीडियो को पूरा देखना, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अनामिका प्रजापति जिन्होंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप 2020 में 12वीं रैंक प्राप्त की है। नमस्कार। तो अनामिका जी, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद? सर थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कि हाँ कुछ बाहर हट गया एकदम थोड़ा रिलैक्स। मतलब काफी बार या थोड़ा? बहुत ज्यादा बाहर हट गया ना, तो अब सोचना कोई प्रेशर नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में जाना है या नहीं जाना। गवर्नमेंट का एक रिलैक्सेशन आ गया कि हाँ ठीक है, अब लाइफ सिक्योर है। हाँ, मेरे को एक बात पता चली है कि आपने पहले जब लिस्ट चेक की थी उसमें तो नंबर थे, दोबारा नहीं थे, वो क्या था? सर एक्चुअल में ये हुआ कि जब ग्रुप में जो रिजल्ट आया था वो हमने वहां से रोल नंबर देखा, तो रोल नंबर था, दौड़ी दौड़ी घर पे गई, हम बाहर थे उस टाइम, तो पेरेंट्स को बताया, वो काफी खुश हो गए। फिर हम वहां से निकल के ससुराल की तरफ आए, तो रास्ते में इन्होंने बोला कि एक बार आरपीएससी की साइट पे भी जरूर चेक करते हैं। तो अब आरपीएससी की साइट पे पहली लिस्ट खोली, उस लिस्ट को देखा तो कोई रोल नंबर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब उनको रोका पेरेंट्स को कि पापा मम्मी आप रुको, किसी को बताना मत, एक बार शायद अपना सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर इन्होंने दोबारा साइट को खोला, उसमें इन्होंने वापस चेक किया, इन्होंने कहा आपका रोल नंबर तो है। मैंने कहा मैंने कौन सी फिर चेक कर लिया, वो मैंने वेटिंग वाला चेक कर लिया। एक्चुअल में आरपीएससी 2 लिस्ट डालती है, एक तो मेन लिस्ट होती है, एक रिवाइज लिस्ट होती है। तो इन्होंने अपना जो शुरुआत में नंबर देखा था वो मेन लिस्ट में देखा था, और फिर इन्होंने खुद आरपीएससी की साइट पे जाकर वो पहला जो रिजल्ट वाला था वो रिवाइज का था, इन्होंने खोला और इनके फ्यूज उड़ गए। वो बाद में अपलोड हुआ था तो वो पहले दिख रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अनामिका जी का ये जो सफर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अनामिका जी, आपने पहले अपन बात करेंगे, इंटरव्यू की बात अपन लास्ट में करेंगे, बहुत सारी और भी फैक्ट हैं जो आपको बताएंगे, ठीक है? तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की सबसे पहले? सर मैंने स्कूलिंग सीकर से हुई है मेरी। अच्छा, स्कूलिंग सीकर से। 10th कहाँ से की? 10th गुलाबी देवी है, वहाँ पे कोएड थी और एडेड थी, मतलब सेमी गवर्नमेंट थी। पहले हुआ करती थी, आजकल वो सब प्राइवेट हो गई, हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो 10th में क्या परसेंटेज थी आपकी? 10th में मेरी 88.17% थे। अच्छी परसेंटेज, ठीक है। और फिर 12th कहाँ से किया आपने? 12th मैंने भारतीय स्कूल है सीकर में, वहां से 12th की थी। और 12th में क्या परसेंटेज रही थी? 89.67% रहे थे। आपको थोड़ा सा जानकर देखो हैरानी होगी कि जब ये 12th में थे तो इनके माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो अपन बोलते हैं दिमागी बुखार, वो थोड़ा सा मामला बिगड़ गया था। इस कारण से इन्होंने पहले साल का जो 12th वाला था वो ड्रॉप ईयर रखा था, मतलब एग्जाम वगैरह नहीं दी थी। कुल मिला के बात ये, फिर इन्होंने दोबारा मैंने जो मेरी शुरुआत है उसी स्कूल से की थी, अपने जूनियर्स के साथ। जब मुझे पता चला कि मैं एग्जाम नहीं दे पाई तो मैंने नेक्स्ट डे ही मेरे जो प्रिंसिपल थे उनसे कांटेक्ट किया और अपने जूनियर्स के साथ उसी क्लास में बैठी और एक चैलेंज लिया कि नहीं अब कुछ करना है। हालांकि लोग बोलने वाले बहुत थे, बट एक चैलेंज लिया और
ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो, आदमी सब चीजों से कवर हो जाता है, बीमारी से कवर होने में काफी समय लगता है। और देखो, इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आदमी सफर होता है। तो वो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया और बिल्कुल आसानी से इनको, मतलब अभी एक चीज और बताऊंगा कि इनके घर वाले कितने इंस्पायरिंग है। इनके ससुराल पक्ष, पियर पक्ष दोनों ही मतलब अल्टीमेट है। पढ़ने के लिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या इनके साथ हुआ है, वो सारी अपन करेंगे। तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? ग्रेजुएशन मेरी गोयनका कॉलेज से, लक्ष्मणगढ़ से हुई है। गोयनका कॉलेज है लक्ष्मणगढ़, वहाँ पे क्या परसेंटेज रही है आपकी? 90.12% रही। हमारे तो 3 साल की नहीं है मिला के। 90% से इन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर एमएससी कहाँ से किया आपने? एमएससी एसके कॉलेज सीकर से की। एसके कॉलेज। तो परसेंटेज मेरे को यूं लग रहा है कि वहाँ पे लिस्ट निकली हुई, इसमें ऊपर ही ऊपर था आपका नाम। हाँ सर, वहाँ पे ऊपर ही ऊपर था। ऊपर ही ऊपर था वहाँ पे। अब गजब। और एमएससी में क्या परसेंटेज रही? एमएससी में 81.30% रही थी। और एमएससी में स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? सर ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था। तो उसके बाद इन्होंने नेट की प्रिपरेशन की, नेट क्लियर की, जेआरएफ क्लियर की, और उसके बाद एमपेट में इन्होंने 40% जो जेआरएफ वालों के लिए रिजर्व सीट थी उससे एडमिशन लिया। और डॉक्टर एम के पाठक जो एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके अंडर इन्होंने पीएचडी ज्वाइन की। तो थोड़ी सी पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी का कैसा अनुभव रहा? पीएचडी का काफी स्ट्रगलिंग था और थोड़े टाइम शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि थ्योरी अलग चलती है, रिसर्च अलग चलता है। फिर धीरे धीरे कोऑपरेशन होता रहा। डॉक्टर बसक सर हैं, उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया, गाइडेंस किया, और पूरा जो मेरा रिसर्च प्रैक्टिकल हैंड है वो डॉक्टर बसक सर के अंडर चला। और बाकी जो गाइडेंस थी, मेरे गाइड डॉक्टर महेंद्र कुमार पाठक सर ने बाकी सपोर्ट किया। डॉक्टर बसक सर जो हैं अपने, अशोक बसक सर, वो अभी बीएचयू में है, ठीक है। और अपना एक स्टूडेंट है मनोज, वो वहीं पे है उनके पास ही, और बहुत इंस्पायर्ड था उनसे। वो वहीं पे उनके अंडर ही पीएचडी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमपेट मैंने भी दिया था, तो मेरे को भी महेंद्र सर ही, मतलब पाठक सर ही मिले थे। हालांकि उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, फिर मैं डोभाल सर के अंडर में गया। तो अब बात करते हैं अपन इनकी स्टडी की। स्टडी कैसे की, कौन सी वाली? अपनी कॉलेज लेक्चरशिप वाली। तो आपने मेरे को बताया कि सर मैंने एक जगह पेमेंट जमा करा दिया था, अपन को कोचिंग का नाम नहीं लेना। तो वो वाक्य क्या था, वो बताओ आप। सर एक्चुअल में ये हुआ कि हमारे नवंबर में जैसे फॉर्म भरे गए, तो हमें ये था कि जनवरी और फरवरी के आसपास एग्जाम हो जाएंगे, तो ड्यूरेशन बहुत कम था और इतना बड़ा सिलेबस करना इम्पॉसिबल था। अब उस टाइम में वर्मा जी थे, एसके वर्मा जी सीकर से, उन्होंने सेकंड पेपर स्टार्ट किया था और उन्होंने बोला सेकंड पेपर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो उनसे सेकंड पेपर कंप्लीट किया और उसके बाद में ये था कि हमारी जो एग्जाम थी वो पोस्टपोन हो गई। तो पोस्टपोन हुई, उसके बाद मैं सर को हमेशा ही मैं सर को ये बोलती हूँ, सर आपने अपना कोर्स बहुत लेट लॉन्च किया, और मेरे को सर से यही शिकायत रही थी। और उसके बाद ये था कि कुछ अपने पर्टिकुलर टॉपिक थे, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो पार्टिकल, ऐसे कुछ अलग से टॉपिक थे जो हमारे पहली बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो उस टाइम उन टॉपिक को करने के लिए मेरे रिलेटिव ऐसे थे कि भैया मामा आपकी छूट करवा देंगे, आप ये कोर्स ले लो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने परचेज कर लिया। हालांकि छूट तो ठीक है बहुत कम मिला। उसके बाद बट वो जो सिलेबस था वो पूरा की पूरा नेट के अकॉर्डिंग था, आरपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे वो सिलेबस थोड़ा कम लगा। और एक मैंने बाहर की, अपने आउट ऑफ राजस्थान की कोचिंग को मैंने पहले ज्वाइन किया था, बट जब मैंने देखा कि वो उन्होंने गेट के वीडियोस डाल रखे हैं, तो मेरी उनसे झड़प भी हुई थी। मैंने उनको बोला कि जब आपने गेट के वीडियो डाल रखे हैं आरपीएससी में, तो हमें तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरे को फीस वापस रिफंड की थी। फिर मैंने क्या है कि मैं सर का केवल नाम सुना था, मैं सर को नहीं जानती थी और सर भी मेरे को नहीं जानते थे। तो सर का एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वीडियो आया था यूट्यूब पे, वो मैंने वीडियो देखा और मैं उस वीडियो से समझ गई कि मुझे इन सर को ज्वाइन करना है। बट उस टाइम तक सर ने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया था। उसके बाद में ये हुआ कि सर का जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ, उसके बाद सर का मैसेज आया यूट्यूब पे कि ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और हमारे लिए है ये कोर्स। तो हालांकि सर की जो सिस्टर है कनिका, वो मेरे साथ पीएचडी कर रही है
तो मैंने उससे भी सर से अप्रोच नहीं लगाई कि सर मेरी छूट कर दो, ये कर दो। मैंने डायरेक्ट सर को बोला कि सर मेरे को आपका कोर्स ज्वाइन करना है। सर ने पूछा कि अच्छा फीस क्या होनी चाहिए, तो जो मैंने फीस बोला मेरे मुंह से निकला, सर ने वो ही फीस अपने कोर्स की रखी। ये एक्चुअल में हुआ यूं था कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था तब बच्चों से पूछ रहे थे हम, भाई फीस क्या होनी चाहिए, आप बता दो अपने हिसाब से। अनामिका ने कहा कि सर 5500-6000 रुपए तो होनी चाहिए। नहीं ठीक है, चलो 5500 रुपए अपन कर देते हैं और नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो पेमेंट कर देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ये था। और फिर भी सर मेरे को नहीं जानते थे, मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। और मेरे को जितने भी जैसे डाउट वगैरह होते थे, जैसे अदर कोचिंग में डाउट सॉल्व करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट सर का ऐसा था कि आपके जितने भी डाउट्स हैं एक साथ कलेक्ट करो, 15-20 जैसे हो जाएं, मैं पर्सनली तुमको बताऊंगा। और सर ने वो टाइम भी दिया। सर से मेरी पहचान आरपीएससी के एग्जाम देने के बाद हुई। सर मैं एक्चुअल में अनामिका डॉक्टर पाठक सर की लेब से है, ये है वो है, ये सब बातें बाद की। और जैसे ही सर को मैंने फोन करके बोला, एज ए स्टूडेंट जानते थे कि सर मेरा जीके का पेपर इतना ऐसा हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर ऐसा हुआ है, तो सर ने उसी टाइम बोल दिया कि अनामिका तू तो मिठाई खिला दे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आरपीएससी के फॉर्म जो डिपॉजिट करवाने दे, तो उस टाइम सर ने बोला कि मैं लेके चलूंगा तेरे को। और सर मेरे को आरपीएससी लेके भी गए थे, और सर ने वहां पे हम दोनों ने अपना फॉर्म डिपॉजिट करवाया था। और उसके बाद सर जैसे ही हम आए थे, सर ने कहा कि तेरा इंटरव्यू करवा देते हैं। मैंने कहा सर इंटरव्यू, भाई अभी तो जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो इंटरव्यू, कि अरे तेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस सर को था कि मेरा सिलेक्शन है। बिल्कुल, देखो कंचन के लिए भी मैंने यही कहा था। हालांकि अनामिका की 12th रैंक आई है, मैं इसकी लगभग 4-5 के आसपास रैंक समझ रहा था, क्योंकि मार्क्स इस हिसाब से थे। और कंचन की तो पहली रैंक मैं मान के ही चल रहा था। हाँ, ये जरूर था कि अगर मान लो कि ये पीएचडी अभी परसुइंग है और उसकी पीएचडी नहीं थी, मैंने सोचा भाई वेटेज का अगर आएगा तो 19-20 हो सकता है, बाकी का इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब हम सीधी बात करेंगे, ये तो हो गई मेरी बड़ाई ठोक दी इसने। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपको सही बता रही हूँ। आप वो क्या है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही में अगर सर का जो कोई कोर्स है वो आरपीएससी के स्टैंडर्ड का है, अगर मैं नेट के स्टैंडर्ड का पढ़ के आरपीएससी में जाऊं तो आप भी समझ सकते हो कि कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। आरपीएससी का पैटर्न अलग है, नेट का अलग है और गेट का अलग है। देखो, ये तो मैं शुरू से ही कहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नेट गेट लेवल पे नहीं पढ़ना, केवल आरपीएससी लेवल पे पढ़ना है। जो आरपीएससी लेवल पे आपको पढ़ा रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके इंटरव्यू की। तो आपका इंटरव्यू कितनी तारीख को था? सर मेरा इंटरव्यू 3 तारीख को था, सुबह 9 बजे। अच्छा, मॉर्निंग सेशन में था। और बोर्ड नंबर कौन सा था? बोर्ड नंबर फर्स्ट था। पहला बोर्ड नंबर था। मेंबर वगैरह के अपन को नाम वगैरह नहीं लेना, यस, ठीक है, न किसी टीचर का लेना है। तो वहां पे सबसे पहले आपका वो प्रोसेसिंग हुआ होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और कितने नंबर पे था आपका? सर मेरा 2nd नंबर पे था। सेकंड नंबर पे था इनका। तो सेकंड नंबर में तो वो वहाँ लाइब्रेरी में ले जाके बिठा देते हैं। पहले लाइब्रेरी में लेके गए, हम 10-15 मिनट बैठे, इतने में फर्स्ट और सेकंड जो कैंडिडेट थे उनको जो हाँ इंटरव्यू होना था उसके बाहर लाके सीटिंग पे होल्ड करवा दिया। फिर आप एंटर हुए, उसके बाद एंटर हुई, मास्क पहन के गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप अपना मास्क उतार दो। फिर आरपीएससी के जो मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है, आपकी एमएससी कहाँ से हुई है। आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए थे कि वो मेरे को ये समझ जाए कि मैं कौन से जिले से हूँ, और उनको उस जिले के रिगार्डिंग मुझे अगर पूछना है तो वो पूछ सके बाद में। फिर उन्होंने जब मैं एंट्री की तो मेरे हाथ में मेरी पब्लिश्ड बुक थी, थीसिस थी और मेरे पब्लिश्ड पेपर थे। तो उन्होंने एंट्री के बाद तुरंत ये पूछा कि ये क्या लेके आए हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरी इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बुक है, थीसिस है और मेरे पब्लिश्ड पेपर हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके जिसमें नाम है वो बिल्कुल भी हमें मत दिखाना। तो मैंने एज इट इज वो जो टेबल थी उस पे रख दिया। फिर मैम थे तो उनमें से उन्होंने पूछा कि अच्छा आपकी जो ये बुक है उसमें टाइटल क्या है चैप्टर का। मैंने बताया आइसोसाइनाइड बेस्ड मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस। अच्छा, फिर दूसरे मैम ने पूछा कि अच्छा आपके पेपर, किसी एक पेपर का टाइटल बताओ। तो वो टाइटल बताया, वहां से उन्होंने लिगेंड को उठाया
कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब शुरुआत ये हुआ कि जो उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, मेरे दिमाग में सब आ रहा है बट मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोलूं। पीएससी के जो मेंबर थे उन्होंने शायद इस कंडीशन को भाप लिया और उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप थोड़ा सा कई बार क्या हम नर्वस हो जाते हैं तो हमें बहुत कुछ आता है बट हम बता नहीं पाते। इतना उनका बोलना हुआ और इतना मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ और फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे को आ गया, मैं क्या बोर्ड यूज कर सकती हूँ। मैंने उनसे परमिशन मांगी तो उन्होंने अलाउ किया और उसके बाद में मैंने वो सारा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे दिया। और ये था कि जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन देते जा रहे थे, एक क्वेश्चन आता है फिर दूसरा, मतलब आप बता भी नहीं पाते इतने में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसे ऐसे करके जैसे फिर लिगेंड था, ईडीटीए बताया, पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो उन्होंने दूसरे मैम ने पूछ लिया ईडीटीए का यूज किस में होता है, तो वाटर हार्डनेस रिमूवर होता है, तो उन्होंने बोला अच्छा किसके साथ होता है। फिर वो कैल्शियम मैग्नीशियम बताया, फिर उन्होंने बोला कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, मैंने कहा हाँ। फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ की, फिर दूसरे मैम जो थे उन्होंने बोला कि अच्छा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बता सकते हैं आप। नहीं, उन्होंने ये बेसिकली ये पूछा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन कितने टाइप की होती है। अब मैं उनको डिटेल में बताने लगी तो उन्होंने कहा केवल आप नाम बताओ। तो मैंने बाकायदा उनको बताया कि भाई सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, एडिशन होती है, रीअरेंजमेंट होती है, ऐसे कुछ नाम लिए। तो इतने में उन्होंने बोला कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बताओ। रीअरेंजमेंट भी नहीं बोला तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो मैंने उनको बताया कि ये रीअरेंजमेंट वाली है और थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे लिखा, इतने में उन्होंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, अच्छा आप जो तैयार करके आए हो वो टॉपिक बताओ। तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर आप परमिट करते हैं तो मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कौन कौन से तैयार करके आए हो। तो मैंने 5-6 टॉपिक्स के नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो आप इसमें से अपनी मर्जी से पढ़ा दो। तो फिर मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे गई, मुझे लगा क्या पता वो इससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील्ड पे आ जाए। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा पढ़ाया, इतने में उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। फिर जो RPSC के मेंबर थे उन्होंने मेरे को बोला कि आप बोर्ड पे अच्छा एक्सप्लेन करते हो, और मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने और क्वेश्चन पूछे तो RPSC के जो मेंबर थे उन्होंने एटलीस्ट जब वाटर हार्डनेस की बात चली तो उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया सिकर के पानी की हार्डनेस क्या है। मेरे से भी कोरोना का टोल फ्री नंबर पूछा था। तो मैंने कहा सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि जो हमारा बेल्ट है, नागौर बेल्ट, सीकर वगैरह, यहाँ पे वाटर में फ्लोराइड कंटेंट बहुत रिच है। तो मैंने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं BSc में जब पढ़ता था तब मैंने कोई एसिड ईथर वगैरह कुछ ऐसा सुना था, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। फिर थोड़ी बहुत थ्योरी में आई, अर्हीनियस, बॉन्स्टेंट, इतने में उन्होंने रोक दिया मेरे को। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप जा सकते हो। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, अरे मेरे रिसर्च से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं चली। तो मैंने उनको सामने से चला के बोला कि सर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि मेरा जो पेपर है उस पेपर में इम्पैक्ट फैक्टर 5.8, 2.7, 2.7, 2.1 इम्पैक्ट फैक्टर के जनरल है। तो दूसरे मैडम बोले वेरी गुड। तो पहले मैडम बोले कि अच्छा इसमें ऑथर कितने हैं। मैंने बोला 4 ऑथर हैं, गाइड है, को गाइड है, एक दूसरे टीचर हैं और एक मैं हूँ स्टूडेंट के तौर पे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। फिर मैं वहां से निकल गई। तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको क्या लगा कि भाई आपका इंटरव्यू सही हुआ, या मेरे को थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स मिला कि चलो इंटरव्यू में कुछ तो ठीक हुआ। कुल मिला के बाद इंटरव्यू बढ़िया हुआ था, कॉन्फिडेंस पहले से था क्योंकि यू नो वेरी वेल कौन साथ था। अब बात करते हैं थोड़े परिवार के बारे में। तो मैं बता दूं, इनका वो एक वीडियो था ना मेरा, इधर ससुराल इधर पियर, सेम कंडीशन इनकी, आगे ससुराल है पीछे पियर है, ठीक है नहीं। और इनके परिवार में इतने सपोर्टिव हैं, इनके जो हस्बैंड है वो खुद फिजिक्स डिपार्टमेंट अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी वहाँ से अभी रिसर्च स्कॉलर है, उनकी भी PhD का काम चल रहा है, मतलब सबमिशन के ऊपर है वो लगभग। इनके जो सास ससुर जी हैं वो इतने कोऑपरेटिव हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये बताएंगे किस हिसाब से कोऑपरेटिव है। सर एक्चुअल में मेरी शादी के बाद मेरी जो सासू माँ है उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, मेरे को क्या डर लग रहा था जैसे बाकी लोगों को सुनते हैं कि शादी के बाद पूरी पढ़ाई सफर कर जाती है, और मेरा टारगेट ही ये था कि PhD अच्छे से हो और मैं आगे अच्छे से कवर करूं।
तो उन्होंने ये सिक्योर किया कि तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सर आपको मानने में नहीं आएगा, मेरी शादी को अभी 4 साल होने वाले हैं दिसंबर में। उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि तेरे को ये काम करना है, और जब मैं तैयारी कर रही थी तो उन्होंने ये बोला तेरे को किचन में नहीं आना है, तेरे को घर का कोई काम नहीं करना है, अगर तेरे को टाइम मिलता है तो तू रेस्ट कर, तू रिलैक्स हो। और इन्होंने इतना ध्यान रखा, मतलब एटलीस्ट ये देख लो कि मैं मेरे बाल भी नहीं बनाती थी, बाल भी वही बनाते थे। अब इससे मैं बड़ी बात क्या होगी कि ये चिड़ावा से सीकर केवल इनके कैरियर के लिए सेट हो गए। वैसे ससुराल इनका जो है सीकर चिड़ावा है, और चिड़ावा से ये किधर सेट हो गए, सीकर सेट हो गए। और दूसरी चीज, जब इनकी एग्जाम थी तब बच्चा 6 महीने का था मात्र, और बच्चे को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखा, इनके पास आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास आने के बाद इन पढ़ाई बच्चे के साथ थोड़ी होती है पढ़ाई। तो बच्चे को क्या किया, उन्होंने ही सारा एडजस्ट किया। इनके पियर वालों ने भी कोऑपरेट किया, इनके ससुराल वालों ने भी कोऑपरेट किया। बहुत ही मतलब गजब रहा है। मतलब उन्होंने ये फील तक नहीं होने दिया कि आप शादीशुदा हो, आपके एक 6 महीने का बच्चा है। तो कई बार तो क्या है कि थोड़ा बच्चा ऐसे रोता था तो मन में ऐसे लगता था कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये सारा काम, वो परेशान हो रहा है। तो वो यही बोलते थे कि इसका रोना इतना मैटर नहीं है, ये तो क्या है अभी रोएगा चुप हो जाएगा, बट तेरा ये जो टाइम है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ वो रियल में मेरा पूरा परिवार रहा। तो इस पूरी सीरीज में आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे पर्सन रहे जिसके द्वारा आप इंस्पायर हुए बहुत ज्यादा? सर सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड उमेश जी ने मेरे को कैटेलाइज किया। मेरा गवर्नमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कैटेलाइज किया, नहीं आप मेरे कहने से एक बार गवर्नमेंट के एग्जाम दो। फिर उसके बाद में मेरा पेरेंट्स, हालांकि मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं, मदर फादर जिन्होंने जन्म दिया है, वो तो शुरुआत से ही मेरे पढ़ाई के लिए कोऑपरेटिव थे। उसके बाद मेरे को ससुराल ऐसा मिला कि जहाँ मुझे आज भी फील नहीं होता कि मैं वहाँ की बहू हूँ। और उसके बाद लास्ट में आपने थोड़ा लेट सपोर्ट किया, बट आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो रियल में उसी लेवल की है जो आरपीएससी का लेवल है। तो सर मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन तो लेते रहते हैं ना क्रेडिट, कोई दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई जो 40 स्टूडेंट हुए हैं उनमें से 40 में से 40 ने चाहे एक वीडियो देखा हो, मेरा वीडियो जरूर देखा है, उसको बेनिफिट हुआ है, बस इतना मैं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। ठीक है, देखो भाई केमिस्ट्री का तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है इसमें वो जीके निभाता है। तो जीके की तैयारी आपने कहाँ से की? सर जीके की पहले तो मेरे हस्बैंड ने मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया उसमें, और उसके बाद गहलोत सर हैं उत्कर्ष के, उनकी पॉलिटिकल साइंस वहाँ से पढ़ी। इसके अलावा जैसे नानक क्लासेस हैं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, तो यहाँ की कोचिंग का बहुत सपोर्ट मिला। तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अनामिका जी ने आपके साथ शेयर किया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है भाई, तो एक और लास्ट अपन बात कर लेते हैं कि आप जो अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? करंट में तैयारी करने वालों को मैं तो सीधी सी एक ही बात बोलूंगी कि अपना जो टारगेट कर लिया उस टारगेट के लिए लग जाओ। इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उन पे ध्यान ही मत दो। हमें हमारा सिलेक्शन कराना है, बस भगवान से एक ही प्रेयर करो जैसे मैंने की थी, मुझे केवल एक ही सीट चाहिए, बाकी सीटों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे वो सीट दिला दो। बात क्लियर है। जिद जोश जुनून के साथ अगर लगोगे तो आपका टारगेट या आपका एम आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।